हमारी लगातार आज तीसरे दिन की चर्चा चल रही है जैविक जल से जैविक खेती। और क्या हम जैविक जल केवल हम बोलने के लिए है इस जमाने में, या उस पे हम कुछ काम भी कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो किस तरह से उसका जल का ट्रीटमेंट हम सभी के लिए सुलभ बना सकते हैं? इन्हीं बातों पर संभवतः आज के विचार हैं हमारे मुख्य अतिथि जी का, आदरणीय अरविंद कड़वे साहब का, जो कि आज तीसरे दिन की चर्चा में लगातार बने हुए हैं। आप सादर आमंत्रित हैं सर, और निवेदन है कि आज की कक्षा को आगे बढ़ाएगा। आदरणीय कड़वे साहब। एक मिनट, थोड़ा सा आप बात कर लीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके जी जी, बढ़िया जी जी। तो जैसे कि अभी हमारे गजानन पवार साहब भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने मुख्य अतिथि को निमंत्रण दिया था, और साथ ही अन्य सभी हमारे सम्मानीय सदस्य, मेरे वरिष्ठ सदस्य। और चर्चा ये कि योग और आहार की अलग अलग उपशाखाएं मिलकर के इस बट वृक्ष को आगे बढ़ा रही हैं। तो आदरणीय, जब तक कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी आते हैं हाँ, सभी और को वो प्रणाम। उनका प्राकट्य हो गया है, सादर स्वागत सर। सभी योग बंधुओं को प्रणाम। आपका जो कार्यक्रम है, सुबह उठ के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबको, जिस प्रकार से हम लोग 477वां ये प्रोग्राम आपका चालू है, और बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों से लोग जुड़ते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पतंजलि योग गुरु जो है हमारे बाबा रामदेव जी, इनका अपना खुद का कार्यक्रम अपने यहाँ पे, वो जहाँ रहते हैं वहां पे हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जो लोग जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं, वो अपने अपने स्थानों पे पिछले कई सालों से उनका जो योग के संदर्भ में प्रचार प्रसार और उसका कार्य प्रवण करने का कार्यक्रम जो चला है, वो एकदम सराहनीय है। उनको मेरा प्रणाम। तो कोई भी कार्यक्रम जब चलता है तो उसमें सातत्य लगता है, और जब तक हम सातत्य से कोई काम नहीं करेंगे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग कम समय में रिजल्ट की अपेक्षा करते हुए जीने की कोशिश करते हैं, और जब हम ये जीना अपना मुश्किल होता है तब फिर से उसकी याद करते हैं। दुख में करना और सुख में करते रहना तो सुख बढ़ता है, और इसलिए सुख की आशा करते हुए जीने वाला यह मनुष्य मानव अपने लिए तो सब कुछ करता है, अपने वैयक्तिक जीवन के लिए सब कुछ करता है। सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में वो क्या है, उसका महत्व क्या है, जागतिक स्तर पर उसका महत्व क्या है, वह भी बहुत महत्व का होता है। जब तक हम लोग मनुष्य मात्र का जागतिक महत्व क्या है यह न समझ लेने के कारण अपने अपने जीवन में जीते हुए अपने अपने स्थान पर जो जो करना चाहा वो सब करने को तैयार है, लेकिन समझ के परे है। क्योंकि हम लोग जिस भौतिक संस्कृति में जी रहे हैं उसमें अपना अध्यात्म खो रहे हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। आज के तारीख यदि हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो आज के जमाने का है। तो हम जो लोग विचार करते हैं, हमारी परंपराएं बहुत मजबूत है, और जब हमारी परंपराएं इतनी सशक्त है तो हम अपनी परंपराएं क्यों छोड़ रहे हैं, इसका यदि विचार करेंगे तो जैसे जैसे अपनी परंपराएं को हमने छोड़ना शुरू किया, वैसे वैसे हमने काफी बड़े पैमाने पे अपनी समस्या में उलझना शुरू कर दिया। हमारी परंपरा
पूरी वैज्ञानिक है और पूरी वैज्ञानिक तरीके से होती थी करके हजारों सालों से हम लोग उसको अडॉप्ट करते थे और उसके साथ चलते थे, और आज भी हमारे देश के काफी लोग चल रहे हैं। तो जो चल रहे हैं उनके उसके बेनिफिट मिलते हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उसको तो उनका बेनिफिट मिलना है नहीं मिलना है वो उनको सोचना है। तो मेरा अपना यह मानना है कि हमारी परंपराएं अपना सनातन संस्कृति के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जब यह वैज्ञानिक है तो हम इसको क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई है वो अंग्रेजों ने पढ़ाई करने के बाद जो हुई है उसका हम आज अनुभव कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों की पढ़ाई की हुई हमारे जो पहले राज्यकर्ता थे या उनकी टीम थी, उन्होंने जैसा रासायनिक खादों का सहजता से उपयोग करना चालू कर दिया तो उसके दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था के तरफ फिर से एक बार आपका ध्यानाकर्षण इसलिए करना चाहता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि हमारे देश में हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन, इकोलॉजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन यह बहुत सशक्त थी, तो हम डिपेंडेंट नहीं थे। भारत को लूटने के लिए सब जन आए हैं, हम किसी को लूटने के लिए नहीं गए क्योंकि हम बहुत सशक्त थे। हम गरीब किए गए हैं, गरीब नहीं है। हम आज भी विचारों से गरीब नहीं है, और जो देश विचारों से गरीब होते रह जाता है वो देश फिर उसकी इकोनॉमी भी बिगड़ती है और फिर वो दारिद्र्य की तरफ जाना उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। तो भारत की समृद्धता यह भारत के खेती में थी और वो आज भी है। जब खेती जो है वह एक दाना बोने से यदि 100 दाना देने का कार्य करता है तो वर्ल्ड की कोई इंडस्ट्री नहीं है कि वो इस प्रकार से एक दाने से 100 दाना बनाने की है। वो एकमेव इंडस्ट्री है, वो है हमारी खेती। और इसलिए जब हमारी खेती अच्छी थी तो उसके तरफ हमने दुर्लक्ष्य करने का कार्यक्रम चालू किया, और दुर्लक्ष्य करने का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से जब होता है तो वह गति से बदलने के लिए शुरुआत होती है। और इसलिए सब्सिडी देकर रासायनिक खादों का जो खेल चला, उसके कारण हमारी जो हजारों सालों से चलने वाली नैसर्गिक तरीके से जो फार्मिंग होती थी, जो खेती होती थी, उसको हम भूल गए कि कौन करता है खेती। और हमें लगा कि हम लोग खेती करते हैं, मैं खेती करता हूं। इस प्रकार से जब मन में भाव पैदा हुआ तो उस भाव से आज हम जब खेती करते हैं ऐसा कहते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती है। जैसा कि मैं हर समय बताता हूं और हर जगह पे बताने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब आप पेड़ ना लगाए, पेड़ अपने आप आते हैं। नेचर का एक प्रिंसिपल है, जिसका अन्न द्रव्य होता है वह डेवलप होता है, और जिसके तरफ अन्न द्रव्य, जिसका अन्न द्रव्य नहीं होता है वो नेचर में खत्म होता है। अब ये अन्न द्रव्य आना जाना, नेचर का प्रोसेसिंग होना, ये जल, जमीन, जंगल, जानवर, ये चार जो ज है, इसमें से ये करने का काम अच्छा और बुरा, ये आखिरी का जो ज है वो जन करता है। और वो जज है जिस समय से अपने पूर्वजों से चलने वाली अपनी व्यवस्था को उद्ध्वस्त करने का कार्यक्रम जब ये शुरू हुआ, और जिसके शरीक हम सब लोग वर्ल्ड वाइड हुए, जो तय किया हुआ कार्यक्रम था, उस तय किए हुए कार्यक्रम के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते गए तब यह सब समस्या निर्माण हुई। और वो समस्या के लिए हम सब लोग
सहजता से उसमें शरीक हो गए, सहजता से सरेंडर हो गए। क्योंकि जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी किया जाता है वह सरकार अच्छी करती है, ऐसा मन में भाव जब हम स्वतंत्रता जब हमारी आई, तो अब हमारा स्वतंत्रता का काम हो गया है, हम देश स्वतंत्र हो गया है, अब जो कुछ भी करेगी सरकार करेगी। तो हम लोग इस प्रकार से डिपेंडेंट होते गए, इंडिपेंडेंट के इस देश में हम लोग डिपेंडेंट होते गए। जैसा कि मैंने पहले भी दिन बताया कि हम लोग एक सार्वजनिक कुएं से अपने गांव में पानी व्यवस्थापन अपने को जितना चाहिए उतना लेके चलते थे, लेकिन आज के तारीख को हम इन अपने अपने घरों में कुएं और बोरवेल बना के पानी को निकाल रहे हैं बगैर किसी परमिशन से। मेरा तो यह कहना है कि भाई भूगर्भ जो है, आपने घर बनाया इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना पानी निकालने की परमिशन अपने आप ले ले। मेरा तो सरकार को आज भी निवेदन है कि आपके परमिशन के सिवा भूगर्भ का पानी निकालने के लिए आप परमिशन ना दे। जैसा आप कोयला निकालने के लिए किसी को वैयक्तिक परमिशन नहीं देते हैं, मैग्नीज निकालने के लिए परमिशन नहीं देते, किसी खनिज को निकालने के लिए परमिशन नहीं देते, वैसे पानी भी राष्ट्रीय संपत्ति है और वह अपने किसी परमिशन के सिवा निकालने की परवानगी नहीं देना चाहिए। ये मेरा वैयक्तिक मत है। शायद इसके ऊपर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये क्यों? क्योंकि क्या हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से जो पानी को निकाला नहीं है वो हम अपने मतलब के लिए, अपने वैयक्तिक जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हिसाब से, अपने को पैसा, अपने पास पैसा है इसलिए जितना चाहे उतना गहरा करते हुए आज हम पानी जो हमारे पूर्वजों ने नहीं निकाला था उसको निकालने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग दोषी है। और ये जो दोष है वो हमारा निश्चित ही है। अब जो निकाला गया है उसका यदि थोड़ा सा विचार करेंगे तो शुरू में हम लोग कुएं से पानी निकालते थे और 1970-80 के दशक में हमारे देश में जीएसडीए नाम की एक व्यवस्था शुरू हुई। 1968 की बात है, शायद उनका अभी 50 साल हो गया वो डिपार्टमेंट के लिए। तो 2020 में 21 में तो शायद 1961 उस समय की बात है कि यह सब व्यवस्था शुरू हो गई है 71-72 कि उस समय तक भारत में कोई बोरिंग मशीन नहीं थी। स्विट्जरलैंड, पोलैंड से ये मशीन्स आई और फिर बोरिंग करना जो है पानी के लिए, बाकी टेस्टिंग सिस्टम में खनिज को टेस्ट करना है उसके लिए कुछ व्यवधान थी, उसके लिए कुछ व्यवस्था थी, वो चल रही थी। लेकिन मशीन्स के माध्यम से पानी की व्यवस्था के लिए बोरिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ इन 1971-72 के डिपार्टमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट एट द सेम टाइम। तो हमारा कुएं में का पानी जब खत्म होते गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ है वो है, क्योंकि कुआं खुदवाना फिर 40 फुट पे नहीं लगता था, फिर 50 फुट पे नहीं लगता था, फिर ऐसे समय क्या करे, तो फिर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के माध्यम से उस समय फिर बोर करना चालू हुआ भारत में। और निकालने का काम सिर्फ जीएसडीए ने किया पिछले 50 साल से। मशीन्स लोगों ने खरीदी की, पहले जीएसडीए के माध्यम से चला, फिर प्राइवेट माध्यम से चला और ये सब सिलसिला चलते गया। और आज के तारीख को जहां पे व्यवस्थापन कुछ अच्छा है वहां पे आज भी कुएं में पानी है, और जहां पे व्यवस्थापन ठीक नहीं है वहां 1000-2000 फीट तक हम लोग गहराई में चले गए हैं। और जो पानी हजारों साल का था उसको निकाल के अपना जो व्यवस्था है उसको संभाल कर रहे हैं। तो अभी जीएसडीए क्या कर रहा है? अभी जीएसडीए बोलता है कि वी आर नॉट गोइंग टू परमिट यू, 200 फीट यानी 60 मीटर तक ही आप पानी से, जमीन से पानी निकाल सकते हैं, उसकी परमिशन हम लोग देंगे, उसके नीचे का पानी निकालने का कोई परमिशन आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति क्यों आई? इसका मतलब यह है कि 60
मीटर इज द लास्ट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर के साथ जुड़ी हुई है। जैसा जैसा हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के मिनरल जो है वो पानी में ऐड होते जाते हैं, उसका पानी से सहयोग होता है और उसके कारण फिर अलग से समस्या निर्माण होती है। और ये समस्या के साथ फिर हम लोग आने अगले पीढ़ी के लिए कौन से क्वालिटी का पानी देते हैं इसका विचार न करते उसका देना शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारा है रेनफॉल। रेनफॉल उसी समय अच्छा होता है जब जंगल अच्छा होता है, और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी गंगा गौ माता जो है उसका नेचर के साथ रहना सबसे बड़ी बात है। मैंने पहले दिन भी बताया था, दूसरे दिन भी थोड़ा सा टच किया था कि हमारी गौ माता, हमारा गंगा माता और भारत माता इसके बहुत निकट के संबंध है, एकदम जुड़े हुए हैं एकदम। ये तीन है एक से, तो तीनों को माता बोला गया। जब तीनों को माता बोला जाता है तो गहराई बहुत पक्की है। तो हमने कल ये भी बोला कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब कामधेनु का जन्म हुआ, और कामधेनु ने ये पृथ्वी पर संजीवक व्यवस्था जो है, जीवन व्यवस्था जो है या फिर जैविक व्यवस्थापन जो है वो करना शुरू की, और उस ढंग से फिर पृथ्वी का सजीवता निर्माण करने में सहकार मिला। अब ये जो सिलसिला चला तो कामधेनु फिर उसकी संख्या बढ़ी, लाखों में करोड़ों में वो भी थी। जैसा फिर मनुष्य का निर्माण हुआ, फिर मनुष्य में लाखों करोड़ों में आज है। लेकिन आज के तारीख को यदि हम कुछ विचार करेंगे कि हमारी गायों की संख्या क्या है, हमारे जंगलों की संख्या जैसी सुकड़ती गई वैसी हमारी गायों की संख्या भी सुकड़ती गई है। भाई साहब, ये हमारे लिए बड़ा दुर्दैव है कि जिस गौ माता का इस देश में रोज पूजा करने का काम चलता था, उस गौ माता के माध्यम से हम जो दूध हमें मिलता था वह हम पैकेट के दूध में आ गए हैं, बोतल के दूध में आ गए हैं। वो दूध सच है ये हमें विश्वास करने लग गया, और जो गाय का रक्षक था उसके ऊपर अविश्वास करने लग गए और उसका दूध बंद कर दिया। सरकार के माध्यम से या किसी अमूल के माध्यम से या फिर किसी हल्दीराम के माध्यम से या फिर स्थानिक दूध जो मिल रहा है उसके माध्यम से वो पैकेट का दूध का हम सत्यता मानना शुरू कर दिया और उसको यूज करने लग गए। क्या हुआ हमारे गैयों का? धीरे धीरे हमारे खेती करने वाले भाई साहब ने उसको जिस प्रकार से खेती करने के लिए बताया गया वो रासायनिक खेती शुरू हो गई। फिर जो बैलों के माध्यम से काम चल रहा था खेती में हल चलाने के लिए, वो खेती इतनी ज्यादा खराब होते गई कि वो बैलों से नहीं होता था। फिर ट्रैक्टर आ गए, फिर ट्रैक्टर आने के कारण फिर बैल रख के क्या करते हैं तो बैलों को बेच दिया। ऐसा करते करते पिछले 50-60 साल में हमारी बैलों के साथ गायों की संख्या 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 150 गैया बची है आज के तक। और यही स्थिति 1950 में जितनी गैया थी उतनी लगभग भारत में लोक संख्या थी। तो जैसी जैसी हम लोग नया व्यवस्था के साथ जुड़ गए और पुरानी व्यवस्था के साथ जो खराब है ऐसा हमारे लोगों ने अपने ही माध्यम से, सरकारी माध्यम से हमको बताना शुरू कर दिया, हमारी समस्याएं नए रूप से धारण करने लग गई। तो जैसी गैया की संख्या कम हो गई, जंगल की संख्या कम हो गई, फिर रेनफॉल तो उतना ही चल रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। तो ये तीनों भी बहुत कनेक्टेड है। ये इतने कनेक्टेड है कि मेरा एक शब्द प्रयोग है जिसको मैं हर समय हर व्याख्यान में बताने की कोशिश करता हूं। क्या है? नेचर्स क्राइंग इज आउटकम ऑफ रेन। पाऊस निसर्गाची देण आहे, अश्रू आहेत। ये हमारा जो बरसात जो चलता है वो
आउटकम है। लेकिन वो कभी सुखाश्रु थे, वो दुखाश्रु हो गए हैं। आज के तारीख को हम महसूस कर रहे हैं कि वो दुखाश्रु है। अब इसका सिंपल उदाहरण देखिए, मैं अपना ये विषय आगे बढ़ाता हूं। देखो, अंग्रेजों ने भी जो ब्रिजेस बनाए थे, वो सब ब्रिजेस डाउनफॉल थे। ऐसा हम कहते हैं कि अंग्रेज होशियार थे कुछ बात, कुछ परिस्थिति में। तो उन्होंने कभी विचार करते हुए जो भी ब्रिजेस बनाए थे, पुल बनाए थे अपने नदियों के ऊपर, वो सब बनाए हुए पुल, वो 3 साल का उसका स्टडी करते थे कि इसकी वाटर लेवल कहां तक थी, और उसके बाद वो पुल बनाए गए। और जितने भी पुल अंग्रेजों के आज भी अस्तित्व में है, उसकी स्थिति क्या है, और आज हमने जो पुल बनाए हैं उसकी स्थिति क्या है, थोड़ा विचार कीजिए। तो हमारा पानी का, हमारे जमीन का, हमारे सॉइल का, हमारे इकोलॉजी का जब ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो आज के तारीख को गहरा से आज भी आप अपने खेतों में जाके देखेंगे तो 5 फुट के नीचे यदि पानी का संपर्क, अभी बरसात चालू है, 5 फुट के नीचे, 6 फुट के नीचे यदि पानी का आपको स्पर्श मिलता है, तो भाग्यवान समझिए। लगभग 3000 किलोमीटर बाय 3000 किलोमीटर के इस भारत देश में नीचे पानी का, 5 फुट पानी के नीचे पानी का बूंद नहीं मिलता है। तो 24 घंटे में यदि कहीं पे 2, 3, 4, 5 इंच पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। क्या इंडिकेटर है ये? बाढ़ आने का कारण क्या है? बाढ़ आने का कारण स्पष्ट है कि देयर इज नो परकोलेशन ऑफ वाटर नेचुरली टू द ग्राउंड वाटर। सो ये नेचुरली जो प्रोसेस है ये टोटली बंद हो चुकी है, टोटली नियर अबाउट नहीं है। आज जितने भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, वो भी सक्सेसिव स्टोरी में काफी कम प्रमाण में है। तो ये सब क्यों होता है? तो एक बात इसमें सत्य है कि रासायनिक खाद जो डाले गए हैं वो वनस्पति का अन्न है। फिर ये वनस्पति का अन्न जिसको हम क्षार कहते हैं, क्षार जो सॉल्ट्स है या क्षार है, ये जो हम वनस्पति के अन्न के रूप में केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से अब हमने देना शुरू किया, तो फिर ये पहले सॉल्ट कौन दिया करता था? कौन करता था ये काम? क्या पहले खेती नहीं होती थी? फिर पहले जो भारत में खेती चलती थी उसको एक क्षार व्यवस्थापन देने का काम कौन करता था? इसका यदि हमने विचार किया तो हमारे समझ में आएगा कि ये जो अर्थवर्म्स है, दे आर द गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, और पिछले 60 साल से ये खत्म हो चुके हैं, ये नहीं के बराबर है। और जिसको हम अर्थवर्म्स कहते हैं वो अर्थवर्म्स है क्या? जो दिखते हैं हमें कभी कभी, तो वो अर्थवर्म्स है क्या? तो बेसिकली ऐसा है कि हम जो सोचते हैं वो अर्थवर्म्स नहीं है, वो वन ऑफ द कृमि है। जैसे अलग अलग प्रकार के कृमि हमारे को नेचर में दिखते हैं, उसमें से वो कृमि है। बेसिकली ये दिखते नहीं है, सहजता से नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये साधारणतः अपने खेतों में 10 फीट से 15 फीट नीचे रहते हैं। क्या है हमारे 10-15 फीट नीचे की परिस्थिति? तो हो सकता है कुछ होगा, तभी तो ये सब चल रहा है। मैंने पहले दिन भी बोला था या फिर कल बोला था कि संजीवनी बूटी जो है वो हिमालय में मिली, ना कि कोकण के पर्वतों में मिली, ना सातपुड़ा में मिली, ना सह्याद्री में मिली। तो ये कहाँ मिली? तो ये हिमालय में मिली है। और ये भी बोला था कि हमारी सह्याद्री की नदियां जो है वो बर्फीली नहीं है। हमारे इधर में दक्षिण की जो जितनी भी नदियां बहती है वो सब बिना बर्फीली है, और जो उत्तर की जो जितनी भी नदियां हमारे यहाँ देश में या अगल बगल में बहती है वो बर्फीली नदियां का उसका संपर्क है, और वो अलग ढंग की नदियां है, उसका एक्वाफिना अलग है
उसका एक्वेरियम क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर अलग है, और करके दोनों में सर मिक्स नहीं होना है। तो इसका भी विचार करते हुए हम लोग ये सोचे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि पिछले 50 30 40 50 साल से क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे रेनफॉल बिगड़ा, धीरे धीरे, यानी मैंने जैसा बताया कि 1900 में हम 1500 1600 घंटा हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता था, वो आज की तारीख को सिर्फ 300 घंटे में सिमट जाती है। हमारा एवरेज रेनफॉल जो भारत का चल रहा है वो आज भी पिछले 100 साल का रिकॉर्ड है, मैं बता रहा हूं, वो इसलिए नहीं है, वो 1160 मिलीमीटर है। और इतना सब रेनफॉल जब हो रहा है तो वो ये रेनफॉल के पानी की क्वालिटी में जो बिगाड़ होते जा रहा है, तो ये बिगाड़ जो है वो समझ लेना पड़ेगा। तो हमारी नदियां कैसी बहती थी? हमारी नदियां जो है वो 12 महीने बहती थी। जिस हमारे देश की रासायनिक खेती करने के पहले की जो जितने भी हमारी नदियां है वो 12 महीने बहती थी। पानी की किसी भी प्रदेश में सिर्फ रेगिस्तान और कच्छ के प्रदेश में छोड़ते हुए बाकी सब प्रदेशों में पानी यह हमारे देश की समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने रासायनिक खेती करना शुरू किया तो हमारी व्यवस्था बिगड़ गई, और ये बिगड़ी हुई व्यवस्था में आज हम लोग जी रहे हैं। तो बेसिक क्या है कि दो बातें ध्यान में लेना चाहिए कि हमारी मिट्टी बिगड़ गई, हमारे मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अर्थवर्म्स है, वो सब मर चुके हैं। अब ये परिस्थिति में हम आज लोग खेती जो कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वी विल कन्वर्ट इट टू रासायनिक टू नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार होगी, लेकिन नेचर में अपने मन से डाल के खेतों में डालना, इसको मराठी में आत भट्ट्याचा खेळ असं म्हणतात, यानी कुछ डालना नेचर में ऐसा है ही नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है पूरी। ये जो नेचुरल प्रोसेस जो बिगड़ी हुई है पिछले 50-60 साल से, अब इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अब ये दुरुस्त करना है तो हो सकता है मेरे को थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। दिनेश जी, दिनेश जी। जी 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 सर, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा शायद, क्योंकि कैसा है मैं बेसिक तत्व के साथ चल रहा हूं, वो समझ लेना बहुत आवश्यक। चलिए सर, चलिए। तो हो सकता है मैं कल भी आपका समय लूंगा। जी 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 जी, चलेगा? तो ये जो बेसिक है हमारी नदियां क्यों हमारे, बोलिए बोलिए दिनेश जी। ये जी जी हाँ जी आदरणीय, असल में बेसिक के साथ ही हम उस बात पे भी आ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा साथ में ही। हाँ हाँ, वो इसीलिए मैं पूछ लिया बीच में, क्योंकि मैं अभी घड़ी की तरफ देखा हूं तो मेरा टेक्नोलॉजी के साथ बात बताना रह जाएगा। तो क्योंकि ये जो बेसिक बताना है मेरे को अभी आज के तारीख को कि हमारी नदियां कैसी बहती थी, फिर वो असल में अधिकतर सदस्य ये चाहते हैं कि जो इसका अंतिम परिणाम है उस पे लोग ये उत्सुकता है जानने की। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो परिणाम मिलने के लिए समय देना पड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए आगे जो बात करना चाहता हूं कि जैसा हमारे 1960-70 के पहले हमारी रासायनिक खेती पूरे ऑल ओवर भारत में नहीं थी, और फिर 1980 के बाद ऑल ओवर भारत करना जैसी जैसी चालू हो गई, तो उसका दुष्परिणाम भी वैसा वैसा मिलना चालू हो गया। तो 1960 के पहले हमारी जो नदियां बहती थी वो कैसी बहती होंगी, जबकि हमारा यदि बाढ़ जो आती थी उस समय तो वो साधारणतः इन द मंथ ऑफ सितंबर आती थी, और आज के तारीख को यदि
इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जुलाई यदि थोड़ा भी ज्यादा 2-3-4 इंच का पानी रेनफॉल यदि हो जाता है तो सब तरफ बाढ़ ही बाढ़ दिखता है। तो क्या कारण है, समझ लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया था बीच में। तो ये जो रेनफॉल, जब प्राइमरी सिस्टम जो है हमारी, जो रेनफॉल होता है, ये रेनफॉल जब हमारे नेचुरल व्यवस्थापन था तो उस समय क्या होता था, तो ये बरसात का पानी सीधा 10-15 फीट नीचे चले जाता था। ये क्यों जाता था, क्योंकि हमारे भूगर्भ में नेचुरल अर्थवॉर्म्स थे, जिसको मदर कल्चर कहा जाता है। ये मदर कल्चर है, दीज आर द इनपुट्स ऑफ अवर फार्मिंग। ये इनपुट्स देने का काम करते हैं। तो ये 10-15 फीट नीचे रहते हैं और साधारणतः बहुत कम लोगों को, जो भाग्यवान है उनको दिखते हैं। ये जो कम पापी है उनको ये दिखते हैं, पुण्यवानों को मिलता है इसका दर्शन। जब पुण्यवान है उसका जरूर इन्हें दर्शन मिलेगा और अपने खेती में ये डेवलप हो सकते हैं आज के तारीख को। और ये होने के लिए भी व्यवस्थापन है, उसके साथ भी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो फार्मिंग व्यवस्था में जब 10 से 15 जब हमारा बरसात का बूंद नीचे जाता था तो वो इको फिल्टर सिस्टम से जाता था, क्योंकि ये जो अर्थवर्म है, ये जैसा ही बरसात चालू होती है तो ये इट्स वर्किंग फ्रॉम अप एंड डाउन, मूवमेंट स्टार्ट। और ये मूवमेंट स्टार्ट जब होता है तो ये ऊपर आता है और जिसको पोरस करते हुए ऊपर आता है, वो पोरस पार्ट से फिर से नहीं जाता है, तो नेक्स्ट पोरस पार्ट से अंदर घुसता है। जो ये ऊपर आता है तो क्या करता है, तो नीचे जो ये रहता है तो ये अपना टेम्परेचर, अपना अन्न वहां पे जो है उसको मेंटेन करते हुए ये अप एंड डाउन करता है। तो ये अप एंड डाउन प्रोसेस इसकी जो है, तो ये अन्न क्या करता है, तो हमारे जो खनिज है भूगर्भ में, जिसको बेसॉल्ट रॉक बोला जाता है, ये जो बेसॉल्ट रॉक है ये इसका बेसिकली अन्न है। और ये अन्न अपना अपना अन्न, जैसा हमको अपना अन्न है वैसा इसको भी अपना अन्न है। तो ये अन्न खाने का काम ये केचुआ करता है और अपने पेट में इसको डाइल्यूशन करते हुए अपनी विष्ठा जो है वो ऊपर आके डाल देता है। ऊपर डाली हुई जो विष्ठा होती है, यह विष्ठा मैं आपको दिखाता हूं। यह विष्ठा है, वो आप देखना चाहते हो तो ये विष्ठा है, वो ये ओरिजिनल विष्ठा है। ये विष्ठा में भी अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग सिस्टम होती है। तो ये जो विष्ठा है, ये हमारे जो हमने जो बोए है, जो भी जहां पे जो बोए है उसका ये इनपुट है एज ए केमिकल। और ये केमिकल देने का काम माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स जो करोड़ों की संख्या में होते हैं, ये करोड़ों की संख्या में वहां पे रहने वाले माइक्रोब जो है ये सप्लाई करते हैं। ये सप्लाई चेन है एक प्रकार की। वो फाइन सिस्टम ऑफ माइक्रोब इज सप्लाइंग टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये रूट्स ऑफ द प्लांट्स को देते हैं, तो ये रूट्स ऑफ द प्लांट के जो अगल बगल में जितनी भी मिट्टी होती है वो पोरस हो जाती है। और ये पोरस होने के कारण, जिसको ऑर्गेनिक कर्व बोला जाता है, ये ऑर्गेनिक कर्व बहुत अच्छे से घूमने लगता है इसके अगल बगल में। और ये ऑर्गेनिक कर्व जब घूमता है तो साइकिल ऑफ नेचर में जो होता है, जो कि कार्बन के कारण समस्या हो गई करके आप पूरे भारत सब वर्ल्ड में चिल्लाया जा रहा है, तो जहां पे खेती होती है वहां पे तो समस्या नहीं आती। तो लेकिन ऑर्गेनिक कर्व होना चाहिए। अभी जो कार्बन है वो 2 प्रकार के हैं, ऐसा मैं कई बार बोलते रहता हूं। एक तो हम अपने गाड़ियां चलाते हैं, हमारी इंडस्ट्री चलाते हैं, वो केमिकल कर्व है। और दूसरा जो कर्व है
जो लकड़ी जला के तैयार होता है वो ऑर्गेनिक कर्ब है। अब ये ऑर्गेनिक कर्ब और का प्रमाण दिन में दिन कम होते गया। हमारे हर घर में रसोई में गैस का जलन चल रहा है। तो वहां का भी जो कर्ब था एक जमाने में, वो भी ऑर्गेनिक कर्ब था, वो भी खत्म हो चुका है। हर घर में एलपीजी गैस पहुंच गया है, करोड़ों लोगों के पास पहुंच गया है। तो मैं तो कई बार बोलते रहता हूं कि भाई हमारी समस्या बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हो रही है, लेकिन सरकार अपने ढंग से सोचती है। और आज के वैज्ञानिक जो है कि धुएं से समस्या होती है, लेकिन मेरे को आज भी याद है, मेरे को चश्मा बहुत जल्दी लगा है, लेकिन मेरे माँ को कभी चश्मा नहीं लगा। उसकी उम्र 87 थी तब भी उसको चश्मा नहीं लगा था। तो ये जो सेंद्रीय कर्ब चलता था, उससे जो धुआं तैयार होता था, आज भी कहीं देहात में चले जाओ, कई लोगों को चश्मा नहीं लगा। जो सेंद्रीय कर्ब के माध्यम से जो धुआं चलता है, या फिर हमारा अपना अग्निहोत्र कर लो, अग्निहोत्र से माध्यम से जो बोल रहे हैं हम कि जो अच्छी क्वालिटी का धुआं है, उससे हमारी आंखों में, हमारे एनवायरनमेंट में जो क्वालिटी एयर इंप्रूवमेंट चलता है, वो भी हम सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार की साइकिल जो है वो नेचर में चलती थी, जो सहजता से थी। और ये जो बेसिक अर्थवर्म है, जिसको हम नेचुरल अर्थवर्म्स ऑफ द नेचर बोलते हैं, ये ऊपर आते थे, अपनी विष्ठा डालते थे, फिर नीचे जाते थे। ऐसा उनका जो साइकिल ऑफ वर्किंग था, ये कैलकुलेटेड बोल रहा हूं शब्द, फिर से बताता हूं। ये कैलकुलेटेड फर्टिलाइजर, जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन आपने वहां पे बोए है, उसको देने का काम करते थे। कैलकुलेटेड था ये सब। अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि परंपरा से जहां पे जो बन रहा था, वही वहां के लोगों ने लगाने की कोशिश की। ऐसा नहीं किया लोगों ने उस समय। यदि वहां पे ज्वार होता था तो लोगों ने ज्वार लगाया, बाजरा होता था तो बाजरा लगाया। इस प्रकार से हमारा साइकिल ऑफ जो प्रोसेस था वो इस प्रकार से चलता था। मक्का था तो मक्का लगाया, क्योंकि मक्का की क्वालिटी मिलती थी, मक्का का आउटकम मिलता था। तो वो नेचुरली होने के कारण उसको आर्टिफिशियल व्यवस्थापन में लाने की जरूरत नहीं थी। आज तो हम ऐसा है कि मुझे यदि जरबेरा का प्लांट है और मैं उसमें लगाता हूं तो लाखों रुपए कमा लेता हूं। इसके लिए पॉली हाउस की व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है, ग्रीन हाउस कैसे प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझे मालूम है, उसके ऊपर मैं खर्चा कर रहा हूं और फिर खर्चा निकालने की कोशिश चल रही है। तो इस प्रकार की साइकिल जो है ये सब आर्टिफिशियल व्यवस्थापन में होती है। लेकिन हमने ये सोचना बंद कर दिया फिर कि भाई जब सफरचंद जो है वो कहाँ लगते थे, तो आज हम सोच रहे हैं कि अपने घर में क्यों नहीं लगाते। वो लगते नहीं है फिर, और लगते नहीं है तो फिर क्या करना है, तो कुछ करते हैं। हमारे वैज्ञानिक आते हैं, ऐसा करो वैसा करो। भाई साहब, सीधी बात है कि आपके भूगर्भ में जो मूलतः अन्न द्रव्य मिलना चाहिए, वो अन्न द्रव्य और ऊपर का एनवायरमेंट, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से फिर प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हर जगह पे हर खेती नहीं हो सकती है। वो विशिष्ट जगह पे विशिष्ट क्वालिटी ऑफ फूड की ही खेती होती थी, और वही सत्यता है। क्योंकि आदमी आने के पहले ये वहां पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। आदमी, मनुष्य ने कुछ नहीं किया है, ये नेचर ने करके दिया है। और नेचर ने जो किया था उसके ऊपर हमने रिसर्च करते हुए फिर एक दाने से 1000 दाना बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन करने के प्रोसेस में चले गए। फिर हाइब्रिडाइजेशन किए तो फिर उसको कीड़ नियंत्रण का कार्यक्रम करना पड़ा, फिर इनपुट्स देने का काम करना पड़ा, और फिर वो पॉल्यूटेड मटेरियल खाना चालू किया। इसलिए जिस देश में बड़े पैमाने पे हॉस्पिटलाइजेशन की प्रोसेस चालू होगी, वो देश स्वस्थ देश करके नहीं कहलाया जाता है, और वो स्वस्थ न होने के कारण आज की समस्या हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये जो बरसात होती थी ये सीधी 10 फुट 15 फुट नीचे चले जाती थी। फिर हमारा नीचे का भूगर्भ है उसका थोड़ा सा
हम एक 5 मिनट में, मैं 5 मिनट देता हूं, फिर कल विषय, फाइनल विषय कल हो जाएगा। ये जो पानी जो नीचे आता है, नीचे जाता है, तो नीचे क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि नीचे में जो भूगर्भ है, जिसको एक्वीफायर बोला जाता है, जिससे हम पानी निकाल रहे हैं, उसमें वो नेचुरल प्रोसेस से जब पानी जाता है, तो रेनफॉल जब भी होता है तो नीचे नीचे पानी चले जाता है। तो नीचे का भूगर्भ की जो स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट लाइक ए स्पंज। स्पंज होता है, स्पंज। तो पानी जैसा है तो ये पीने का काम करता है। और जैसे जैसे पानी पीने का काम बरसात के समय में ये करता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेचुरली होने की प्रोसेस होने के कारण पानी नीचे नीचे भूगर्भ में चले जाता है। और एक्वीफायर्स आर वेरी गुड इन इंडिया एट प्रेजेंट ऑल्सो, बट टुडे इट इज स्पॉइल्ड बाय द केमिकल फार्मिंग। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग लॉक, इंटरलॉक हो गए हैं करके नीचे जाना पड़ रहा है। सो देर इज नो percolation of water now at present in our soil, and that's why the problems were created. So day by day we are depleting. An average depletion is in India at present is too much. तो हम लोगों को फिर दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। हमने क्या किया, हर जगह पे डैम बनाए। सबसे पहले डैम बना हमारा, बड़ा डैम बनाए सतलज। फिर जैसा मैंने बताया कि इधर पंजाब और हरियाणा में हमने रासायनिक खेती चालू की, उधर दक्षिण में आंध्र में चालू किए, तो उधर भी डैम बनाए। ये डैम बनने की प्रोसेस क्यों हो गई? तो जब भी हम केमिकल फार्मिंग करते हैं तो हम तो जमीन के साथ जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, जो फल लगाए हैं, या फिर जो हम खेती कर रहे हैं, उसको प्यास लगती है, जमीन के साथ प्यास लगती है। वो जमीन के साथ प्यास लगने के कारण यदि हमने पानी नहीं दिया तो अपने आंखों के सामने वो जल जाता है। क्योंकि वी आर इनपुटिंग नाइट्रेट्स, क्षार, जो हमारे बारूदों में यूज करते हैं, वो हम उसको दे रहे हैं खेतों में। अब ये जो नाइट्रेट्स दिया है हम लोगों ने, वो कैलकुलेटेड नहीं है। एकड़ में डालना है, कोई 5 डाल रहा है, कोई 4 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है, कोई 20 डाल रहा है। देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो बस बैग खरीद के लाना और उसको फेंकते रहने का। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टुडे ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स डे बाय डे क्रिएटिंग। देयर इज नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज टू गो बैक टू नेचर। तो ये जो बरसात होती थी, ये 10-15 फीट नीचे जाती थी। तो हर समय जो बरसात होती है, वो पानी नीचे नीचे जैसा चले जाता था, तो नदी बहने का कोई कारण ही नहीं था उस समय। और वो बैड वाटर से नहीं बहती थी। तो पानी का जब सैचुरेटेड लेवल आता था भूगर्भ में, तो हमारी सबसे पहले हमें दिखता था कि हमारे खेतियों के जो कुएं होते थे, वो अपस्ट्रीम में होते थे, वो पहले फुल हो जाते थे। और उसकी जो ग्राउंड वाटर लेवल है नीचे, जिसको सैचुरेटेड लेवल बोलेंगे हम, ये सैचुरेटेड लेवल से इको फिल्टर के माध्यम से हमारी नदियों के तरफ जो डाउनस्ट्रीम होता था, उसके तरफ ये नदी का बहाव हुआ करता था। जब पहाड़ों में भी बड़े पैमानों पे हमारे देश में बहुत बड़ी वनस्पति लगी हुई थी, हमारे पहाड़ों में से घास बहुत था, तो रेनफॉल भी बड़े शांत से होता था। क्योंकि जब 1500-1600 घंटा हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता था, तो सोचिए ना, 4 महीने के स्पैन में जो रेनफॉल होता था, उसको 1500-1600 घंटा लगता था, और आज वो 300 घंटे में हो रहा है। तो परिस्थिति तो बिगड़ गई। और उसके बाद हमने पूरा भारत को लॉक करके रखा है। अब हम अर्बनाइजेशन में लॉकिंग कर दी, हमने एंड टू एंड कंक्रीटिंग कर दिया, उसके बाद पेवर्स लगा दिए, और हमारे घरों के अंदर हमने कंक्रीट कर लिए हमारे घरों। सो एंड टू एंड कंक्रीटिंग चल रहा है पूरे अर्बनाइजेशन में। तो 2-3 इंच भी पानी यदि होता है, तो हम पूरे अर्बन सिटीज में आज के परिस्थिति में देख रहे हैं कि यातायात ठप हो जाती है। तो ये जो सब परिस्थिति है,
इसका मूल कारण जो है वो 3000 किलोमीटर का जो हमारा भू प्रदेश है, उसमें से 500 किलोमीटर बाय 500 किलोमीटर का भू प्रदेश आज के तारीख को कंक्रीट हुआ है, और बाकी 2500 किलोमीटर बाय 2500 किलोमीटर का जो भू प्रदेश है वो ओपन टू नेचर है, लेकिन वो भी कंक्रीट के समय हो गया है। जैसा कि वो रेगिस्तान है, जैसा कि वो कच्छ है, उधर पानी नहीं बरसता था, उधर पानी भी बरसना लग गया। तो ये जो सैचुरेशन है, ये पानी नीचे न जाने के कारण ये सैचुरेटेड लेवल अभी हमको मिलती नहीं है। तो पानी के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस चालू की है, फिर कौन बोलता है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो हर घरों में, कोई बताता है कि भाई नदियों को खोद के निकालो, कोई बताता है कि गड्ढे करो, खेतों में शेत तला करो, खोद तला कराओ। इस प्रकार से करते हुए जितना मिला उतना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सफिशिएंट पानी हमें मिलता नहीं है। ये आज की परिस्थिति है। ये परिस्थिति से हमको बाहर निकलना है, और ये बाहर निकलने के लिए जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख तक मैं यहां तक आता हूं, और कल मैं पूरे टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये केंचुओं का जो अन्न द्रव्य है ये बना हुआ है, ये हमारे खेतों में नेचुरली तैयार होता है, और हमारा सॉइल डेवलपमेंट होता है। और सॉइल जो है आज की तारीख को कृषि डिपार्टमेंट में जाके चले जाइए, वो बताता है कि मिट्टी बनने के लिए 500 साल लगते हैं। मिट्टी चली गई उसकी कोई बात नहीं करता है। आज हमारे डैम पूरी मिट्टी से भरे हुए हैं। क्यों भरे हैं ये कल हम बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर जी। हमें पानी की समस्या से निकलना होगा, और जब हमें समस्या से निकलना है तो उसका समाधान आप बता रहे हैं, और हमारे सदन में विद्वान जन जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी जी, नमस्कार सभी को। ओम। और आज का भी काफी लंबा बातचीत हो गई है। पिछले 2-3 दिन से आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक कारण बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारी जो मिट्टी का जो शोषण पहले होता था, जो हमारी परंपरागत वैरायटीज होती थी, जो कि कई सालों से किसानों ने अपनी स्थिति के अनुसार विकसित की या उनको सहेजा संवारा, उनका जो जड़ का सिस्टम था वो पानी को एब्जॉर्ब भी करता था, विशेषकर आपके बाढ़ वाले क्षेत्रों में। तो बाढ़ का प्रकोप हमारे जहाँ पर भी होती थी, पानी तो बरसता उतना ही है, लेकिन उसका प्रकोप भी कम हो जाता था, क्योंकि हमारी ये जो वैरायटीज थी, ये जड़ें थी पेड़ पौधों की, वो वाटर एब्जॉर्बेंट स्पंज की तरह काम करती थी। और मैंने इसका एक फोटो देखा है, एक सॉइल की एक मीटिंग हुई थी, तो बड़ा सा उन्होंने कटआउट बना रखा है कि परंपरागत और अब की वैरायटी में जो जड़ है उनका विस्तार और उनका फैलाव किस प्रकार से होता था। तो प्रकृति में ही सीख करके हमने अपने अपनी स्थिति के अनुसार ऐसा काम किया जो कि पर्यावरण के और प्रकृति के अनुकूल हो, उसके साथ चलने के लिए बना हुआ कार्य किया गया था। लेकिन जब हम नए युग में आए और हमने कई सारे नई चीजें करने का प्रयास किया, तो उसमें प्रकृति के साथ नहीं चले, उसकी विपरीत दिशा में चले, उससे भिड़े, उससे लड़ाई की, तो उसका प्रभाव भी आज हमें देखने को मिलता है कि कई जगह पर पानी पड़ता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, कम समय पर ज्यादा पानी बरस जाता है, उसको सोखने के, उसको कंट्रोल करने के प्राकृतिक तरीके, बिना खर्चे के एक तरीके जो थे वो ध्वस्त हो गए, और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे सबके जीवन पर, और आजकल मीडिया भी बड़ा चढ़ा करके कई बार चीजें दिखाता है, तो उसका भी प्रभाव हमारे जनमानस में पड़ता है। इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि हमारे इस फोरम में कई लोग रोज जुड़ते हैं, और कई विषयों पर हम बातों को बार बार भी चर्चा हमारी होती है। यह भी आकलन करना जरूरी है कि हमारी सीखने की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे सदन के ज्यादातर सदस्यों को जानकारी हो गई है,
और अगर उसमें हम एक लेवल तक पहुंचे हैं तो उसके अगले लेवल तक हमें जाने का प्रयास करना है, और उसी के अनुसार अपने जो संसाधन, चीफ गेस्ट्स हैं और अन्य व्यक्ति हैं, उनको बुलाते हुए हमें समाधान की तरफ ढूंढने का प्रयास करना है, सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना है। मुझे लगता है कि सदन के ज्यादातर सदस्यों को अब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तो काफी हद तक के क्लियर हो गया है। ये थ्योरी जो है और उसका जो उसका बेस बेस है कि किस वजह से हम ये काम करना चाहते हैं, किस वजह से हम परिवर्तित होना चाहते हैं, किस वजह से हम एक्शन लेना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल्स तो मेरे ख्याल से 70, 80, 90% तक सबको, काफी हद तक के जो मूल बातें हैं वो तो सबको मालूम हो गई हैं। अब इसका अगला चरण हमारा एक्शन पर है कि हम एक्शन, जैसा मैंने कल भी बताया था, व्यक्तिगत रूप पर लेंगे या सामूहिक रूप लेंगे। हमें अभी अपेक्षा किसी से नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कोई संस्था हो, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि उसका यह काम है। हमें ये सोचना है कि इस काम में, इस प्रकृति के साथ चलने पर हमारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, अगर हम सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो उसमें क्या योगदान हो सकता है, और जो योगदान हो सकता है उस तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे स्वयं या समूह के रूप में, लेकिन बिना इस अपेक्षा के साथ कि ये काम सरकार का है, सरकार में हमें वहां पर मिलना पड़ेगा, मिनिस्टर्स मिलेंगे। किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका सिस्टम बंधा हुआ है, सबका सिस्टम तय किया हुआ है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें खुल करके भी नहीं कहना चाहिए कि उसका काम काम हमारा है, प्रकृति हमारी है, धरती माता हमारी है, तो हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करें कि हम कोई दूसरा आकर के इसको करें। तो सरकार भी अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन उसके अपने अपने उसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ उसकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो उस व्यवस्थाओं को हम बिगाड़ने वाले हम कौन होते हैं, या उसको तोड़ मरोड़ करने वाले हम कौन। हाँ, अगर हमने अच्छा काम किया तो व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी, लेकिन शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि सरकार करे या कोई बाहर से संस्था आकर के करे। वहाँ के स्थानीय लोग अगर जागरूक होते हैं अपने संसाधनों के प्रति, तो मिलजुल करके इस तरफ काम बढ़ सकते हैं, यह मेरा मानना है। और जब भी ऐसा काम हुआ है, जब भी इस तरह से लोगों ने सोचा है, विचारा है और उसमें कुछ कदम उठाए हैं, तो उसके सकारात्मक प्रभाव पड़े। सरकार के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा उठाए गए कदम स्थायी नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें ओनरशिप नहीं रहती है लोगों की, स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं रहती या सहभागिता नहीं कराई जाती, तो इसकी वजह से उसके दुष्परिणाम भी कुछ समय बाद देखने को मिलते। तो यही मुझे कुछ बातें कहनी है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारी प्रकृति है, हमारी धरती माता है, हमें उसको बचाना है, हमें उसको संरक्षित करना है, हमें किसी की अपेक्षा नहीं करना है, उनकी व्यवस्थाएं हैं। यह बात सही है कि हर व्यक्ति, सरकार की या संस्थान की उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके नियम हैं। और आपने बहुत ही ऐतिहासिक मार्गदर्शन दिया, हम सबको दिशा दी, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं कभी कभी भटक जाते हैं, सरकार की ओर ध्यान देने लगते, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। और जब जब समाज ने सहभागिता किसी भी अभियान में निभाई है, वो उसका परिणाम दिखा है और दिखेगा। हमारे आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय ने भी कहा है, जैसा कि बाढ़ आती है तो क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है, कम पानी बरसता तुरंत बाढ़ आ जाती है, उसका कारण भी आपने बताया। और सदन ने सुना आदरणीय पवन सर जी को और हमारे चीफ गेस्ट महोदय को, तो निश्चित है हम सबको दिशा मिली है। और इस जब दिशा मिली है तो थोड़ा सा हम संबोधन भी चाहेंगे कि इसमें हम कुछ क्या जोड़ना चाहते हैं या हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं, वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुंडियाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और जो योग कक्षा और उसके बाद में मुख्य अतिथि जी ने जो उद्बोधन दिया तो वो भी अच्छा रहा। एक बेसिक चीज जो पवन सर ने बोली उससे हम 100% सहमत है कि
यहाँ पे जो लोग 400-500 दिनों से जुड़ रहे हैं, तो कई प्रकार के वक्ता आते आते हैं। उनको पता नहीं रहता कि सामने वाले प्रेक्षकों को क्या पता है क्या नहीं है, तो इसलिए वो शुरू से बात शुरू करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि कोई भी हम चीफ गेस्ट को जब बुलाते हैं तब उनको विषय अलॉट करेगा कि हाँ यहाँ तक जानकारी है भाई, अब हमको टेक्नोलॉजिकल चाहिए या टेक्नोलॉजी में आने वाले जो चैलेंजेस है उसके बारे में चाहिए। ऐसा अगर हम कोई उनको विषय जब देंगे तभी सामने वाले वक्ताओं को पता चलेगा कि भाई इनको कहाँ तक पता है और इसके आगे क्या बोलना है। नहीं तो वरना वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, उनका कोई मतलब गलती नहीं है। तो हमको ये विदित करना है। गाय पे निबंध चौथी का भी लड़का लिखता है, 10वीं का भी लिखता है और एमए फाइनल का भी लिखता है। लेकिन एमए फाइनल वाले के सामने अगर हम बोलेंगे कि भाई ये एमए का लड़का है, इसको ये सब बात के पता है, तो गाय के संदर्भ में उस लेवल की चीजें बताई जाएगी। तो ऐसा जब ऐसा होता है ना, तो वैसा ही हम वक्ताओं को कि भाई बेसिक इनको ये पता है, इसके बारे में ये बोला जाए, एक चीज। और दूसरा कि जो भी वक्ता होते हैं, बहुत प्रगल्भ वक्ता है वो होते हैं, तो उनको कहा जाए कि भाई आपको 1 दिन का या 2 दिन का 3 दिन का जो भी जितना समय है उतने समय में आपको पूरा मैटर जो है वो समेटना है। तो ये 2 चीजें अगर हम वक्ताओं को बोलते थे, मुख्य अतिथि को बोलते हैं, तो निश्चित रूप से प्रगल्भ होते हैं वो लोग और उनको उतने समय में अपना विषय रखने में सुविधा हो जाएंगी। और सदन को भी भाई अपन हमने तो पुरानी बातें हम पढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं लगेगा। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और इस पे हम सर। जी सर। हेलो। जी जी। मैं गजानन पवार दामनगांव से। सादर स्वागत है सर। ये अभी एक बम्बई के चंदने सर करके है, तो उनका एक वीडियो आया था। एक मतलब वो ये जूम मीटिंग आई थी, वाटर कंडीशनर के बारे में था वो। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें से वो अपन ने पानी पास कर दिया, जैसा ये अपने 4 व्हीलर को रेडिएटर से पानी जाता है इंजन को, 4 व्हीलर को, तो तकरीबन उस टाइप की वैरायटी है। मतलब वो उसमें कार्य होता है। तो वो 4-5 कंपनियां हैं अपने देश में वो वाटर कंडीशनर बनाने वाली। तो कुछ लोगों के मैंने उनको अनुभव के लिए फोन भी मंगाए थे, चंदने सर को, या जलदूत कंपनी है, एक इंदौर में कंपनी है। अभी उसके कुछ वीडियो मैंने दिनेश जी को भी शेयर किया। तो उन लोगों को अब ये सदन में किसी के मतलब ये जानकारी हो वो विषय की, कंडीशनर की, उनका कहना है कि भाई जो पानी में क्षार है वो इंस्ट्रूमेंट से जाने के वजह से उसमें के जो लोहे के पार्ट है वो उसमें उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वो पानी अगर खेती को या अपने पेट में या अगर जहाँ जहाँ भी यूज होता है, तो जहाँ जहाँ वो पानी जाता है वो जमीन की पोरेसिटी बढ़ती है। और जो भी आज का टॉपिक भी था अरविंद जी का कि वो पोरेसिटी की वजह से वो केचुओं का वर्क हो नहीं रहा है। तो क्या इसमें कुछ जो अपने इसमें जानकार होंगे तो ये आज या कभी भी सावकाश उसकी मालूमात निकाल के अगर सदन के पटल पे रखे तो ज्यादा लोगों की, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत ही महंगी है। मतलब वो अ, अपने पानी का टीडीएस और पीएच के हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कि उसको पानी को स्वच्छ कैसा बनाना है। तो सदन में कोई महाभाग अगर उस दिशा में उनकी जानकारी हो तो कल बताए, क्योंकि अपने को तो अभी यही व्यवस्था को अपने अपने हिसाब से सुधारना है, क्योंकि दूसरा तो कोई आके अपने को सुधारेगा नहीं, क्योंकि ये बल में बल आप बल यही तरह से यही तर्ज पे अपने को चलना है। ये तो सिद्ध है, क्योंकि कोई आगे कुछ करने वाला है नहीं। तो मेरा ये विचार था कि वो वाटर कंडीशनर के बारे में भी किसी महानुभव को जानकारी होंगी तो वो भी माहिती साझा करनी चाहिए, ऐसा मेरा एक वैयक्तिक मत है। हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। तो इतना ही मेरे को अभी वो, क्योंकि
जल ही बहुत खराब होगा तो उसको सुधारने में ही अपनी मतलब पुरुषार्थ जितना लगता है उतना अपन ने अभी करना चाहिए, ऐसा मेरा थोड़ा विचार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गजानन जी, आपने अपना सुझाव दिया। और रामकृष्ण रघुवंशी जी कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत है। सदन को प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी को ओम। जैसा कि अभी पवार साहब ने बोला कि वो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी जल संरक्षण पे कार्य करने की आवश्यकता है, तो एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। अभी जब भी जितने किसानों के खेत हैं और अभी जो बारिश का मौसम है, तो अभी क्या है, थोड़ा सा पानी गिरता तो वो अंदर जाने की बजाय बह के निकल जाता। तो एक प्रोडक्ट आता है उसका एम्बे का, मैंने उसको ट्राई किया है। हालांकि है कुछ नहीं, वो स्प्रेडिंग एजेंट ही है। वो एक मॉलिक्यूल के 1000 टुकड़े करता है। तो जिस प्लॉट में आपका पानी भरता है, मेरी सलाह तो ये है कि 750 का आता है वो। तो बारिश के पूर्व एक स्प्रे उसका अगर आप मिट्टी में कर देते हैं, तो जितनी आपकी फसलें लगी उसमें जड़गलन रोग नहीं आता है, और पोरोसिटी से वो पूरा पानी आपकी जमीन के अंदर, जैसे एक प्लॉट में हमारा था अमरूद लगा हुआ था। अब उसमें क्या, वाटर लॉगिंग की समस्या तो थी, डाउन प्लॉट था, तो पानी उसमें भर जाता था। और भाई जब आप फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, पूरा पानी अंदर ड्रिंच हो जाना चाहिए। तो कभी कोई अगर सदन में ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जो जिनके यहाँ फल वाले पौधे लगे हैं या दूसरी कोई फसल लगी हो आपकी, तो वो जो पानी प्लॉट में भर जाता है जिसके कारण वाटर लॉगिंग होती है और जड़गलन रोग शुरू हो जाता है फसलों में, तो आप मतलब विकल्प के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हैं। और जो 1 रुपए वाला शैम्पू आता है वो भी वही काम करता है, वो एक मॉलिक्यूल के 1000 टुकड़े कर देता है। तो हालांकि उसका वो ऑर्गेनिक है पूरा, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी, एम्बे नाम की एक कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट बनाती है। तो तुरंत में जैसे हमारा सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत के लिए अभी क्या इलाज हो सकता है, तो इसको ऐसे भी, इस प्रोडक्ट को अपन ऐसे भी वापर सकते हैं। एक छोटी सी मेरी बस ये सलाह थी। धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। अब क्योंकि आपने अपना सुझाव रखा है कि पानी भर जाता है तो उसमें कैसे क्या हमें क्या उपयोग करना चाहिए, आपने अपनी बात रखी। सदन में उपस्थित और हमारे वैज्ञानिक गण आदरणीय जुड़े हैं, किसान भी जुड़े हैं, अनुभवी साधक भी हैं। किसी का अगर किसी को अग्नि कोई बात रखना है तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, अनम्यूट होकर के अपनी बात रखें। जो आज का विषय है, मैं आगे आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय संजय जी अपनी बात रखना चाहते हो, सादर आमंत्रित है। संजय भगत जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जिन समस्याओं को बताया है, वे समस्याएं निश्चित रूप से बांध बनने के बाद हमारे होशंगाबाद जिले में एक बार ऐसा, जैसे ही बांध शुरू हुआ था तो वाटर लॉगिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा पानी, जब जैसे ही नहर शुरू हुए तो जल स्तर बहुत ऊपर आ गया। परंतु कुछ दिनों बाद ही, यानी हम ये समझ लें कि 78 के आसपास हमारे यहाँ आई है, तो 22 साल में और 22 44 45 साल में ही जमीन की स्थिति ये हो गई कि जहाँ वाटर लॉगिंग थी वो तो नीचे खत्म ही हो गया, और उसके बाद भी जो है जमीन में अब बहुत गहराई, कुएं सूख गए हैं और गहराई से पानी निकल रहा। तो निश्चित रूप से जो पानी हमारा नीचे जाता था वो अब नीचे नहीं जा रहा, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया। ये हम अपने क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं। उस समय हमने एक मिट्टी बचाओ अभियान चलाया था हमारे क्षेत्र में, और मिट्टी बचाओ इसलिए ही चलाया था कि हमारी मिट्टी दलदल हो रही है। हमारे आसपास के कुछ गांवों में दलदलीकरण हो गया था, और आज हम देखते हैं वो दलदलीकरण तो समाप्त हो गया। तो उस समय हम मिट्टी बचाव के लिए वृक्षारोपण का काम करते थे, जिसमें जहां भी दलदली थी वहां पर वृक्ष लगा करके, ऐसे वृक्ष लगा रहे थे यूकेलिप्टस जैसे, पर आप उनका लगाने का कोई महत्व ही नहीं रहा, अपने आप सूख गए। दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ ये चल रहा था, उसी
समय उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आदरणीय उसमें जो हमारे थे मिश्र जी के बालक, नाम मैं भूल गया, जिनने तालाब खरे हैं वो पुस्तक लिखी, अनुपम मिश्र जी। तो चिपको आंदोलन भी उसी समय चला था और वहां पर कारण था वृक्षों का कटाव, और वृक्षों के कटाव से जो है जो समस्या पैदा हो रही थी उसके लिए वहां पर चिपको आंदोलन चला था। ये दो आंदोलन में शामिल होने का मुझे भी अवसर मिला है। उनके कार्यकर्ताओं से हम लोग मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत की है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका निराकरण तो के प्रति लोग सोच रहे हैं, परंतु अभी तक भी हम उस तरफ पूर्ण रूप से नहीं बढ़ पाए हैं। और उसका कारण हमारा था जो जो हमारी लालच है वो आगे बढ़ती गई और जो चीजें हैं वो बिगड़ती गई। ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश जी मेहरा जी, आपने अपनी बात रखी और अपना अनुभव बताया और यथार्थ जो समस्या आप आ रही है वो भी बताया आपने। मैं आदरणीय राकेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने कोई बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। मेरी आवाज आप सुन रहे हो जी राकेश जी? चलिए। और आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं देहरादून से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें। ओम। सदन को मेरा प्रणाम। 2 दिन से खेती जी ने काफी विस्तार में चर्चा की है विभिन्न पहलुओं की, और कल उस पे समाधान पे जो आज शुरुआत हुई उस पे विस्तार में बात होगी। मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा कि बगल में नहर बह रही है, कई जगह नहर होती है, ऑलरेडी नहर है, लेकिन उस नहर के बगल में कुआं भी खुदा हुआ है। तो सोफिस्टिकेशन किसान ये है कि नहर थोड़ा टाइम के लिए आती है। जहाँ जहाँ ये नहर है, बांध से जो नहर निकलती है, महाराष्ट्र में मैंने देखा तो बांध से नहर तो निकल रही है, नहर का उपयोग थोड़ा पैसा भी शायद पड़ता है उस नहर, तो उसको छोड़ के वो कुआं खोद देते हैं या ट्यूबवेल खोद देते हैं, और वहां पे जो है वाटर टेबल की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सोफिस्टिकेशन चाहता है कि जब चाहे तब पानी मिले, क्योंकि नहर तो टाइमली आता है। तो ये भी एक सोशल इश्यू है कि हमें किस क्षेत्र में वहाँ की वाटर कंडीशन क्या है, वहाँ की एक्यूफर की कंडीशन क्या है, और अगर वहाँ पे हम बार बार हर खेत में हर प्लॉट में अगर कुएं खोदते रहे तो वहाँ पे पानी का लेवल कहाँ चला जाएगा। और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, अगर नहर है तो उसका उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं। तो ये मुझे लगता है कल इस पे भी विस्तार से कि हम सोशली सामाजिक रूप से एक कम्युनिटी लेवल पे भी कोई इस तरह का रेगुलेशंस होने चाहिए कि भाई आप किस तरह से, ऐसे नहीं कि कुएं खोदते जाए, ट्यूबवेल लगाते जाए, इसलिए जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो इस पे भी कोई चर्चा कल विस्तार में हो तो ज्यादा बढ़िया है, मेरा कहना ये जी। धन्यवाद जी धन्यवाद सर, आपने अपना मार्गदर्शन सदन को प्रेषित किया। अब मैं आदरणीय प्रदीप जी अगर सदन में कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर स्वागत है। आदरणीय नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से उपस्थित हैं, बहुत ही हमारे ऊर्जावान भाई। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। कुलदीप पुनियाल जी उत्तराखंड से सदन में उपस्थित हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सभी को ओम। पिछले 2 दिन से हम लगातार
हम जो हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, जो पूरे दुनिया के लिए ही जो है एक बड़ा चुनौतीपूर्ण एक मुद्दा है कि हम लोगों को अ, इस मुद्दे पे जो है अभी हमारे कुछ दिन पहले हमने जो है एक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी थे। उन्होंने अपने एक प्रयोग से, अपने अभिनव प्रयोग से, जो मैती बन का जो उन्होंने जो है एक पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया था, और उसी मैती बन के आंदोलन के चलते हुए उनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो जैसे कि वही बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग कुछ इस तरह के भी जो है धरातल पे अगर हम कुछ इस तरह के अभिनव प्रयोग करते हैं, ऐसे प्रयोग करके पूरे समाज को अगर प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो है इनके सॉल्यूशंस के लिए, जो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का, और पानी एक जो है हमारे लिए कहते हैं कि जो है अगला जो विश्व युद्ध होगा क्या है वो पानी पे होगा। तो वो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें हमें ऐसे प्रयोग करके देने होंगे ताकि उसके समाधान की तरफ हम लोग जाएं, समाधान लोगों को सीख मिले, लोग उसको जो अपनाएं, और हम उस समाधान से जो है जन जागरूकता बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जो है प्रेरित हों। तो इस तरह के प्रयोग करने की आज आवश्यकता है कि हम जो है समाधान के लिए भी जो है कुछ ठोस प्रयास ढूंढें, और चाहे छोटे ही प्रयास हों, लेकिन उन प्रयासों के माध्यम से हम अधिकतम जनमानस को जो है जनमानस तक अपनी पहुंच बना सकें और जन जागरूकता के लिए कार्य कर सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम होगा, और इस तरह के प्रयोग बहुत जगह पे जो है हो रहे हैं। वैसे बहुत जगह पे जो है ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। खास तौर पे जो हैं, जो इस तरह से जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जल पे ही जो है काम कर रहे हैं, तो इनको जो है हमें उनसे भी जो है हमें सीख मिलती है, और उनसे भी हमें जन जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि यह तभी संभव है जो इन प्रयोगों का जो है, इन प्रयोगों का लाभ हमको, समाज को तभी संभव है जब जन जन तक यह बात जाए, और हमारे इस अभियान में जन जन शामिल हो सके, और तभी जो है इसके समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप निहाल जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया सदन को, सदन ने सुना। मैं आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, बात रखें। आदरणीय हमारे हिमाचल प्रदेश से डीडी शर्मा जी, डॉक्टर डीडी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपना मार्गदर्शन। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 2 दिन से जो ये चर्चा चल रही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, और अरविंद जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व है। ये सौभाग्य की बात है कि सदन में जुड़े हैं, और इनकी सेवाएं किस तरह के ये कार्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये अपना काम कर रहे हैं, इसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय जो स्वाभिमान मंच है, ये अपने भारतवर्ष के लिए या अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। खास करके हमारे जो किसान हैं और दूसरे इंसान हैं, जो जैविक जल की बात हो रही है, वो तो सभी चाहते हैं कि शुद्ध जल मिले। और पवन जी ने भी जो आज कहा कि कई तरह के यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं इस सदन में, और इसको अब थियोरिटिकल हो चुका है। मैं तो बहुत देर से जुड़ा हूँ इस सदन से, लेकिन मुझे जैसे महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा इसमें अनुभव, भरपूर व्यक्तित्व वाले लोग हैं। तो जहां तक एक्शन की बात है, तो एक्शन में ही आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अब आना पड़ेगा। थियोरिटिकल बहुत कुछ हो गया, अब अगला का जो आप लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अरविंद जी के अनुभव है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, और उनका एक एक इकट्ठा काम करके उसको धरातल पे काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब डीडी शर्मा जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और आदरणीय अजीत कुमार जी सिन्हा
सदन में जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे साथ भुवनेश्वर राय जी, भगवान दास जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी क्लास रही और हमारे जो मुख्य अतिथि जी 2 दिन से हमको जल संरक्षण के बारे में बता रहे, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही हम लोगों को और ये होना चाहिए। तो इसमें जैसे हमारे आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि अब हमको एक्शन के मूड में आना पड़ेगा और खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी दूसरे का वो नहीं कि अब वो करे तब हम करेंगे। ऐसा रहता है, अपन बताते दूसरे को हैं कि ये ऐसा कर लो और खुद नहीं कर पाते हैं। तो जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हम एक्शन मूड में नहीं आते हैं, तो हमारा जो कार्य है वो पूर्णता की ओर नहीं पहुंच पाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको अब एक्शन मोड में आना पड़ेगा और जहां जिसको जो कमी लग रही तो उसकी सलाह ले सकते हैं और उस पर और ऐसे ही गहन चिंतन करके हम लोग धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ने की अपेक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। और अभी एक आज टिप्स भी दे देता हूं मैं। अभी बरसात में थोड़ा अग्निमांद्य का काम हो जाता है, तो थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखें। जैसे अब सावन तो निकल गया और भादों भी आधा हो गया, फिर भी जैसे सावन बिहारी जब कब करिए माने रात्रि भोजन, सावन बिहारी जब कब करिए और भादो नाम न लीजिए, तो भादों में रात्रि भोजन निषिद्ध है, मना है। तो इससे बच सके तो अच्छा है। और अपने लीवर की कंट्रोलिंग के लिए अपना एक काढ़ा आता है सर्वकल्प क्वाथ, वो सप्ताह में 1-2 दिन जरूर पी लें। और गोखरू काढ़ा जो हमारे किडनी को पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसको भी सप्ताह में 1 बार सबको पीना चाहिए। उससे हमारा पूरा सिस्टम राइट रहता है। और इसी के साथ सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। गुरुकुल का काढ़ा हर हालत में व्यक्ति को पीना चाहिए और हमें एक्शन में आना है, जैसा पवन सर जी का आज का सुझाव रहा है। तो एक्शन में कैसे आना है, और मैं संक्षेप में चाहूंगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी उपस्थित है सदन में, कि वो अपनी सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनिलाल जी। सबसे पहले तो इस सदन में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि जी ने पिछले 3 दिनों से काफी जानकारी इस सदन को दे रहे हैं, फिर आगे कल भी उनको देना है। निश्चित रूप से जानकारी हम लोगों की बढ़ भी रही है और आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे आदरणीय कौन सा चर्चा कर रहे हैं कि एक्शन में करना चाहिए। मूल बात वहीं पे है। आज काफी हो गया है तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही कहूंगा कि जो जहां भी है, जिस तरह से भी इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग कर सकता है। एक्शन में दिक्कत वही होता है कि जब आदमी करता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, इसलिए की आवाज नहीं आ रही है। मान्य जी, आवाज नेटवर्क शायद प्रॉब्लम होगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी का। तो मैं आदरणीय गजानन बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। आदरणीय गजानन जी, गजानन बजाज जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपके मुझसे।
सर, क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मैं, चूंकि समय भी हो गया है, 8:11 हो गए हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। मुनिया जी, जी डॉक्टर एक मिनट जोड़ना था। जी सर, स्वागत है सर। हाँ, मैं मुख्य अतिथि जी से थोड़ा अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल बहुत महत्वपूर्ण विषय वो प्रतिपादित करने वाले हैं कि कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं और जिसके बदौलत वाटर कंजर्वेशन या वाटर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके वो जो नए टेक्निक्स बताने वाले हैं, तो वो जो मॉडल या प्रस्तुत टेक्नोलॉजी वो प्रस्तुत करेंगे, तो उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ है और ऐसा प्रयोग बढ़ाने में क्या सफलताएं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो